म्यूचुअल फंड सही है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दोस्तों, ये एड आपने आज नहीं तो कल टेलीविजन पे जरूर देखा होगा, लेकिन कैसा होगा अगर मैं बताऊं कि आज तक का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड स्कैम वहीं पे हुआ है जिन लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस किया था पहली बार मार्केट में। दोस्तों, आप सभी का वापस एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकेस कर रहे हैं। मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 1963 का समय है। आरबीआई डिसाइड करती है यूटीआई को सेट करने का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एम तो सिंपल सा है, पब्लिक की सेवा करना, उनको फाइनेंशियली फ्री करना और ऑफ कोर्स पब्लिक से पैसा थोड़ा बहुत लेना। लेकिन जिस तरह आने वाला सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होगा, जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो शायद आपको शॉक कर देगा। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ लर्निंग भी ज़रूर है, जैसे कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो लॉन्च होता है, मैं सीधे फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे नहीं जाएंगे, अपन मेन मुद्दे पे आएंगे। तो US64 नाम का एक म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, यूनिट स्कीम 64। हर जगह हाइप रहता है। इनफैक्ट जो एजेंट्स रहते हैं इस कंपनी के, वो हर पब्लिक को ऐसे अप्रोच करते हैं, शोइंग द बिग ड्रीम्स दैट यस दिस इज द नेक्स्ट फ्यूचर। आप लोगों को बता दूं, उस समय पे गवर्नमेंट पे सबको ट्रस्ट रहता था, एंड आफ्टर ऑल आरबीआई हैज सेट अप एन इंस्टीट्यूशन, तो सबको तो बिलीव तो होगा ही, सिंपल सी बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया है। तो काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोग, इवन वर्किंग क्लास लोग हैं। हम ये उस टाइम की बात करें 80s की, जब एक मंथ में लोगों की सैलरी होती थी 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह की सैलरी होती थी। सो फॉर दोज पीपल ऑफ कोर्स, जब उनको प्लान करना पड़ता था कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है 10-15 साल बाद, या फिर मेरे बेटा अगर कल को जॉब करने जाएगा तो उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा होगा, तो दे ऑलवेज यूज टू लुक फॉर एवेन्यूज टू इन्वेस्ट। फिक्स डिपॉजिट ऑफकोर्स एक जगह रहता था, पोस्ट ऑफिस स्कीम जरूर रहता था, लेकिन लोग सोचते थे कि थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इक्विटी मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो इस पर खेलती थी उन पर ज़्यादा ट्रस्ट था, तो यूटीआई पे डेफिनेटली ट्रस्ट था। यूनिट 64 पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आने लग गया, मतलब इतना अच्छा ट्रैक्शन बिकॉज परफॉर्मेंस भी बहुत ही गजब होता था। लेकिन आज मैं आपको उनके रेड फ्लैग्स के बारे में बताऊंगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 28% तक का डिविडेंड बहुत साल देती थी। 28% का डिविडेंड, जो छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इस स्कीम में, जो US64 स्कीम की बात कर रहे हैं, ये तब भी 25-28% का रिटर्न दे रही थी, डिविडेंड दे रही थी, जिस साल खुद पूरी कंपनी ने ना तो ज्यादा से ज्यादा 10% का इनकम कमाया होगा, 10% का रेवेन्यू। अब आप सोच रहे हो ये क्या झोल है, 10% कमा रही है, 28% का डिविडेंड दे रही है। जी हाँ, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपको आपके एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से पैसा पे नहीं करती थी। जिन लोगों को एनएवी नहीं पता, उसको सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, तो मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, ओके, और मान लीजिए आपके यूनिट का दाम, पर यूनिट का जो एनएवी है वो पड़ रहा है 100 रुपीज़ का, और आपने मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट है। सो बेसिकली आपने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहां पर तो आज के टाइम पे कैलकुलेशन कैसा होता है कि ये 10 रुपये जब 11 रुपये बढ़ेगा तो आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या 100 रुपये का जब 1 रुपये बढ़ेगा तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस समय पे ये मैनेजमेंट डिसाइड करती थी किस भाव पे लेना है, किस भाव पे बेचना है। मतलब अगर एनएवी 100 की भी हुई, तो अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया आपको 120 रुपीज देगी तो वो देगी, तो इसमें ऑब्वियसली सामने वाले का फायदा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस चल रहा, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया भले ही 100 का एनएवी है, लेकिन हम 80 पे ही बेचेंगे, तो आपको 80 पे ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको अर्जेंट पैसा चाहिए तो आपको 80 पे ही लेना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली वाज गोइंग ऑन, एंड कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी जा रही थी, मैनेजमेंट अपने आप से डिसाइड कर रही थी। लेकिन बिकॉज ये डिविडेंड इतना अच्छा दे रही थी, यील्ड अच्छा था, तो सबको लगता था। अभी आज के टाइम पे भी क्या होता है, आप लोग म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखते हो लास्ट 4-5 ईयर से, इफ द म्यूचुअल फंड हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, तो आपको लगता है कि यार ये म्यूचुअल फंड सही है। सेम चीज उस समय पे होती थी, सबको लग रहा था कि नहीं यार रिटर्न तो अच्छा आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो कैसे करें। और एक चीज जो यहां पे थी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से ही चेंज कर ली थी। करते 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 दोस्तों, उसने 76,000 करोड़ का AUM सिर्फ US64 के बलबूते कमा लिया था। और याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 90s एंड 2000s के बीच में, स्पेशली 96 से इसमें ज्यादा ट्रैक्शन आ गया था, 95-96 से। लेकिन यहीं पर कुछ चीजें घट रही थी जहां पर कि इसको लॉस हो रहा था। 1998 में कुछ सवाल उठे इन पे।
उनने बोला कि आप एश्योर्ड रिटर्न के बारे में आप कैसे बोल रहे हो। सो बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास ना एक डेवलपमेंट रिजर्व फंड है, मतलब यूटीआई ने कहा हमारे पास एक डेवलपमेंट रिजर्व फंड है जो उस समय पे करीब 600 करोड़ का था। तो वो कहता है हम तो एश्योर्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के एड्स में और म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, इक्विटी मार्केट्स कैन बी रिस्की, मतलब थोड़ा रिस्की हो सकता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था, इस तरह के प्रिकॉशंस नहीं रहते थे, तो ये एश्योर्ड रिटर्न दे रहे थे। तो पहला रेड फ्लैग तो यहीं पर हो गया था, इक्विटीज जो वॉलेटाइल होती हैं वहां पर आप एश्योर्ड रिटर्न्स कैसे कह सकते हो, जहां पर अप्स एंड डाउन्स रहता है वो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी चीज ये हो रही थी कि यूटीआई की टीम बहुत सारे क्रैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाव पे ले रही थी, और ये ले रही थी थ्रू द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ आवर टाइम, केतन पारेख। जी हाँ, केतन पारेख हो गया, और भी ना जाने कितने सारे ऑपरेटर्स, इवन इफ यू रिमेंबर हर्षद मेहता के टाइम पर भी इनका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो ये लोग क्या करते थे, म्यूचुअल फंड के पास खुद का पैसा नहीं होता ज्यादा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, म्यूचुअल फंड के पास आपका पैसा होता है। सो व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट AUM, सो इट्स बेसिकली जो आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी का पूल होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि यार म्यूचुअल फंड बड़े हैं, म्यूचुअल फंड बड़े, वो आपके कारण बड़े हैं। आप अगर पैसा डालना बंद कर देते हो म्यूचुअल फंड में, एक जनरल बोल रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर करते हो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं टिकेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पर यूटीआई ह्यूज बन चुकी है, यूटीआई डिविडेंड दिए जा रही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है, और आरबीआई अब इसको लेटर लिख के भेज रही कि बॉस हमको इसका जस्टिफिकेशन दो, इसका जस्टिफिकेशन दो, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी समझ में आ गया था कि कुछ तो इसमें झोल झपाटे चल रहे हैं। समय ऐसा आ गया था कि जब हम 2001 के आसपास आए तो आता है मैसिव क्रैश बिकॉज ऑफ द केतन पारेख बबल बीइंग बस्टिंग। अब यहां पर रियलाइज होता है कि यूटीआई के पोर्टफोलियो में सिर्फ पीएसयूज ही नहीं, लाइक ओएनजीसी, आईओसी और यही नहीं, इसके अकाउंट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल क्रैप वैल्यू के हैं, जिसको ऑपरेटर्स चिपका चुके हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जनरल पब्लिक को पता भी नहीं था, बट ये एक नेक्सस था जहां पर ऑपरेटर्स के साथ मिलके यूटीआई 64 का पोर्टफोलियो बन रहा था। यूटीआई एक एक्सट्रीम एलिवेटेड लेवल पे अपनी सिक्योरिटीज को खरीद रहा था, बिकॉज उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इन्फ्लोज हो रहे थे, एजेंट्स पब्लिक से पैसा ला रहे थे, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। तो इन लोगों के पास पैसा आ रहा है, यूटीआई में लोग पैसे डाल रहे हैं, ट्रस्ट है कि भाई कभी 12% का डिविडेंड, कभी 20% का डिविडेंड, बहुत ही सारा। लेकिन जैसे ही केतन पारेख का फॉल आया, अचानक से एनीवेज ड्रॉप हुए, ऑब्वियसली मार्केट में क्रैश हुआ। और जब आप क्रैप स्टॉक्स रखोगे, वैल्यूएबल स्टॉक्स रखोगे तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा, लेकिन क्रैप स्टॉक्स रखोगे तो वो बढ़ने ही नहीं वाला। और 2001 में हालत ऐसी आ गई कि एनएवे की बज गई 12। गवर्नमेंट ट्राई टू बेल आउट, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, हम करीब करीब कुछ 6000 करोड़ तक का अपन वो कर लेते हैं। अब आपको बता दूं कि गवर्नमेंट तक, बिकॉज अब गवर्नमेंट को भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है, दे वर पेइंग 6000 करोड़ फॉर सिक्योरिटीज वर्थ 3300 करोड़। मतलब आपको सिंपल सी बात है कि 6000 करोड़ की बात चल रही है, जबकि वैल्यू सिर्फ 3300 करोड़ का है। एट द एंड गवर्नमेंट एक्चुअली प्लेस क्लोज टू 3300 करोड़, बट दिस इज बाय द टाइम जब सिक्योरिटीज की वैल्यू 1500 करोड़ हो गई थी। मतलब हमारे ही टैक्स वालों के पैसों से बेल आउट हुआ, वो भी आधे दाम पे। देख रहे हो कितना सारा झोल झपाटा है। अब सिंपल सी बात है, इधर से हमें सीखने क्या मिला है। पहली बात, जितने इन्वेस्टर्स थे उनकी 12 बज गए, बिकॉज 2001 में इन लोगों ने कह दिया कि जो भी 60,000 70,000 करोड़ लोगों का पैसा है हमारे पास, हम एक ढेला नहीं देने वाले। मतलब वो पीक टाइम पे जो एम था, हम 1 रुपए नहीं देने वाले। ऑब्वियसली 2003 में फाइनली जब पब्लिक ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा ये सब हुआ कि हमारा हार्ड अर्न्ड मनी चले गया, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स 6.75% के बेसिस पे मैंडेटरी 5 ईयर्स का उनको दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें भी बड़ी बात ये हुई थी कि एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पहले ही उनका पैसा मिल गया, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो इन्वेस्टिंग। आपको बता दूं इस चीज पे, बिकॉज ये एक नेक्सस चलता था, बट पब्लिक को ज्यादा कुछ नहीं मिला। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाले होते 20-30 साल से, तो आपका पैसा भले ही मिला, डिविडेंड भले ही मिला, बट एट द एंड आपने रिडीम किया विद टैक्स फ्री बॉन्ड भी अगर आपने किया होता, तो आपके पास हार्डली क्या 10,000 रुपए बचते या 15,000 रुपए मैक्स टू मैक्स, दैट टू प्रोवाइडेड यू अवेल दैट बेनिफिट। दोस्तों यहाँ से ना आपको 3 लर्निंग सीखने मिलती है। यूटीआई 64 का जो ये स्कैम हुआ, ये जो पूरा घोटाला हुआ, कि हमेशा सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स पिक करना बंद करो। आपको लगता होगा 4-5 साल में इसने मेरे को 30% रिटर्न दिया, 40% दिया, 50% दिया है,
पर आपको देखना जरूरी है कि वो 30-40%, इज इट बिकॉज द ओवरऑल इकोनॉमी हैड ग्रोन अप दैट मच, इज इट बिकॉज द स्टॉक मार्केट्स हैड ग्रोन सो मच, और द पोर्टफोलियो हैड सर्टन स्टॉक्स जो बहुत ही रैंडमली वहां पे फ्लक्चुएट हुआ। आपको बता दूं कि 2017-18 में काफ़ी सारे स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स थे, वो भी बहुत पैरेलली म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो क्लैश हुआ, इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट इतना ऊपर गया, दे आर स्टिल सिटिंग एट लाइक 4% रिटर्न, 5% रिटर्न। तो आपको बता दूं कि आप सिर्फ पास्ट 4-5 ईयर्स के परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर म्यूचुअल फंड परचेज करते, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या देखना है, आपको जाना है गूगल पे या तो फिर moneycontrol.com, डिस्क्लेमर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ ट्रोलर आ जाएंगे, मनी कंट्रोल ने पैसा दिए इसे। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ट्राई टू चेक, मॉनिटर करो साल में एक बार, एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार आपका हार्ड अर्न मनी है कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसकी टॉप होल्डिंग्स कौन सी है और कौन सी होल्डिंग्स परफॉर्म कर रही है। अगर होल्डिंग्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है एंड दे आर क्वालिटी होल्डिंग्स, परफेक्ट। अगर उन्होंने टीसीएस, इन्फोसिस और मतलब स्टैंडर्ड एचडीएफसी बैंक ये सारी चीजें लेके रखी हुई, ठीक है, दैट इज फाइन। बट अगर आपका म्यूचुअल फंड बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिविएशन है, तो आपको सतर्क होना है, दैट इज नंबर 1। सेकंड, आप देखो चर्न रेट। आप ये देखो कि पिछले बार की होल्डिंग से इस बार की होल्डिंग में कितना डिफरेंस है और उसके पिछली बार होल्डिंग से अब कितना डिफरेंस है। चर्न रेट मतलब कितने जल्दी वो एग्जिट एंट्री कर रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ये बहुत ज्यादा रेगुलर करता है, तो आपको बता दूं, पहली चीज, इट इज डिविएटिंग फ्रॉम इट्स ओन रूल, दैट इज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो वो अगर ये कर रहा है तो वो एक टैक्स ऑब्लिगेशन भी ले आता है उस फंड में, जिसके कारण थोड़ा सा आपका एनएवी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज है, हो सकता है दे आर इनटू अ क्लोज नेक्सस विद ऑपरेटर्स। एंड रिमेंबर, जस्ट बिकॉज आपका म्यूचुअल फंड किसी बड़े ब्रांड के साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ नहीं हो सकता। US 64 एक लाइव एग्जाम्पल है कि सबसे बड़ा ब्रांड यूटीआई उस समय का वो कर सकता है। और अभी भी काफी सारे जो अभी रिसेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट रिसेंट जो स्मॉल कैप मिड कैप का फियास्को 2018 में हुआ है, उसमें भी काफी ऐसे हैं जिसके अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनको राइट ऑफ करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, जब येस बैंक का कांड हुआ तो उस टाइम में क्लियरली काफी सारे एएमसीज ने बोला कि हम राइट ऑफ कर रहे हैं 350-400 करोड़ हमारे बुक से। राइट ऑफ मतलब हम मान के चल रहे कि हमारा 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। निपॉन आई थिंक सो वाज वन ऑफ दोज। ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो अगर राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब सोचिए उन्होंने खुद ने होप छोड़ दिया। ओके, तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज आपको ये समझनी है, जब भी आपका म्यूचुअल फंड बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न दे रहा है तो आपको सतर्क होना है। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी भी, ध्यान से सुनिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी भी बेंचमार्क को सुपरली आउट परफॉर्म करने के लिए नहीं खेलता। वो या तो बेंचमार्क को मैच करने या स्लाइटली उससे ज्यादा परफॉर्म करने के लिए खेलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स को कौन चलाता है? वो होता है एयूएम का मैनेजर। वो मैनेजर कौन होता है? वो होता है एक एम्प्लॉयड बंदा। वो हो सकता है आईआईटी का हो, आईएम का हो, एक्सपीरियंस बंदा हो। उस बंदे को अपनी गद्दी सबसे प्यारी है। ही वॉन्ट्स टू स्टे ऑन दैट सीट, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा रैंडम रिस्क नहीं ले सकता। उसको पता है कि ये स्मॉल कैप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करेगा तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं करेगा क्योंकि उसको ये डर है किसी कारण अगर अगले 2 साल में इसने परफॉर्म नहीं किया तो रिडम्पशन होंगे। रिडम्पशन होगा तो मैनेजमेंट मुझसे पूछेगा और मैनेजमेंट मुझे डांटेगा और हो सकता है मेरी जॉब चले जाए। तो वो सेफ खेलेगा, और सेफ खेलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? थोड़ा ऊपर नीचे करो और इंडेक्स को मैच कर लो। रिलायंस का थोड़ा सा ले लो, एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा ले लो, एसबीआई का थोड़ा सा ले लो। इसलिए 70% म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको सेम लगेंगे। तो जिन लोगों के दिमाग में आज तक ये सवाल आता था कि व्हाई 70% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज द रीजन। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे वो स्मॉल कैप मिड कैप का भी जो उनका पोर्टफोलियो रहता है, जो अलग से स्कीम रहता है, उसमें वो आपको लग रहा होगा कि ये स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा है, बट उस पर नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम लिक्विडिटी आ जाएगा, जब ऑलरेडी कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स लेने लग जाएंगे, बहुत इंस्टीट्यूशंस एफआईआईज लेने लग जाएंगे, तब वो उस पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अदरवाइज वो आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो अगर आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड, जो कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉन्ग रन में इतना नहीं होता बट स्टिल मान लेते हैं, आप सोचते हो कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल के 40% का एनुअलाइज सीएजीआर निकाल लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। नहीं निकाल पाओगे।
हाँ, अगर कोई इंडेक्स को बहुत रेप्लिकेट करके मैच कर रहा है, 15% 10 साल का CAGR निकाल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 16% निकाल लोगे। लेकिन आपको इसमें समझना है कि इसमें देयर इज वन मोर एडिशनल थिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, जो खर्च रहता है हर साल मैनेजमेंट को पे करने के लिए आपके अकाउंट से, आपके म्यूचुअल फंड से कुछ एक्सपेंस रेशियो कटेगा। तो वो सब डिडक्ट करने के बाद हो सकता है, अगर आपका लक बहुत अच्छा है और 15% का CAGR मिल भी गया, तो आप गिर पड़ के करीब करीब 12% 11% के CAGR पे आ जाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल सी है कि आप सिर्फ लास्ट 4-5 ईयर्स का परफॉर्मेंस मत देखो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको समझना है कि बड़े से बड़े ब्रांड के साथ घोटाला हो सकता है, इसलिए मॉनिटर करो हर साल। तीसरी चीज़ ये है कि आपका कंपाउंडिंग रिटर्न मोर और लेस इंडेक्स के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैनेजर के कुछ कंस्ट्रेंट है। दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके हम नए नए तरीकों से एजुकेट कर सके इस चैनल पे। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस हम बनाते रहें। आपकी रिक्वेस्ट सारे रिकॉर्ड होती रहती है, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ। तो आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आपको और किस तरह के वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था कि हम स्टार्टिंग में करीब करीब हमने 6-7 महीने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डाले थे, प्रॉफिट्स के वीडियोस डाले थे, सारी चीज़ें वो क्यों बंद करी? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू रियलाइज वी डोंट सीक वैलिडेशन। मेरे प्रॉफिट देख के आपको कुछ नहीं होने वाला, मेरा लॉस देख के आपका कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। लेट्स फेस इट, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा आज के टाइम में कि सिर्फ किताब पढ़ के ही आप ज्ञानी बन सकते हो। मतलब अगर आपने मैं सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन देख रहा था, अगर आपने मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखे तो आपने एनीवेज करीब करीब 10 से 15 स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ ली हैं। लाइकवाइज और भी चैनल्स हैं। तो सिर्फ इस मत को मत लेके चलिए कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से आप इंटेलिजेंट होंगे, और अगर आपका मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया है तो क्षमा कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।